आज के हिस्ट्री के इस पहले मॉड्यूल में, जो कि प्रिलिम्स के लिए बनाया जा रहा है, इस मॉड्यूल में हम सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट इशू पर बात करेंगे, साइलेंट फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले इस बात पर आने से पहले हमको ये जान लेना जरूरी है कि इतिहास या हिस्ट्री को डिफाइन कैसे करते हैं, या ये इतिहास होता क्या है। जब हम प्राचीन भारतीय ग्रंथों की बात करते हैं, पुराणों की बात करते हैं और अन्य ग्रंथों की बात करते हैं, इन ग्रंथों में स्वाभाविक रूप से ऐसा मिलता है, ऐसा ही था। अर्थात इतिहास एक तरह का अतीत का दस्तावेज होता है, एक तरह से सत्य का आलेखन होता है। लेकिन इस सत्य का आलेखन और इस अतीत का दस्तावेज लिखने वाला क्योंकि इतिहासकार है, इसलिए इतिहासकार इतिहास के तथ्यों की व्याख्या अपने अकॉर्डिंग करता है। तो इतिहास वो है जो तथ्यों के और इतिहासकार की अंतःक्रिया से बनता है। जो एक बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार हुए, E.H. कार कहते हैं उन्हें। E.H. कार ने व्हाट इज हिस्ट्री एक किताब लिखी है, व्हाट इज हिस्ट्री। इस किताब में उन्होंने इसी बात को एक्सप्लेन किया है कि सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति इसमें इतिहासकार है, और इतिहासकार तथ्यों के साथ एक इंटरेक्शन करता है, एक अंतःक्रिया करता है, और उससे जो रिजल्ट निकलता है उससे हम हिस्ट्री कहते हैं। अब तथ्य समय समय के अनुसार परिवर्तित होते हैं, परिवर्धित होते हैं, संवर्धित होते हैं। इसलिए अनेक बार प्राचीन काल से लेकर आज तक हम इतिहास लिखने के तौर तरीकों में और इतिहास की इंटरप्रिटेशन में परिवर्तन भी पाते हैं। लेकिन बेसिक चीज यही आती है कि तथ्यों के साथ इतिहासकार की अंतःक्रिया है। इसीलिए ये इतिहास एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को अतीत और वर्तमान के बीच में एक सेतु के रूप में सामने खड़ा करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आई यहाँ पर कि इतिहास क्या है। उसके उपरांत हम बात करते हैं सामान्य रूप से हमारे, जब हम मानवीय इतिहास की बात करते हैं तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक को हम प्री हिस्ट्री कहते हैं, एक को हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, और एक को हम हिस्ट्री या ऐतिहासिक काल कहते हैं। जब भारत के इतिहास की बात आती है तो इसको हम प्राचीन, जब हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो इसको हम लेते हैं पाषाण काल का इतिहास। इसको हम लेते हैं जब लिपि तो मौजूद थी, लेकिन उस समय की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इतिहास कहते हैं जब ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है, अर्थात जब लिपि भी थी और लिपि के साथ साथ इस लिपि को पढ़ा भी जा सका है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस रूप में आती है। उसके उपरांत इस ऐतिहासिक काल को हमने 4 भागों में बांटा है। इसमें पहला होता है एंशिएंट इंडिया, दूसरा है मिडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत, तीसरा मॉडर्न इंडिया, और चौथा है कंटेम्पररी इंडिया यानी समकालीन भारत। तो ये इतिहास के 3 भाग हुए पूरे मानवीय इतिहास के, जिसको हम प्री हिस्ट्री कहते हैं, सेकंड नंबर पर प्रोटो हिस्ट्री, थर्ड नंबर पर हिस्ट्री या ऐतिहासिक काल। इसके हमने 4 भाग किए, प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया एंड कंटेम्पररी इंडिया। यानी पूरा आदिकाल से लेकर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू अप टू डेट, यानी आज तक का अद्यतन इतिहास की अगर हम बात करते हैं, ये इस तरह से निकलता है। अब इस इतिहास के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो प्राचीन भारत की प्रमुख विशेषताएं इतिहास के अंतर्गत क्या आती हैं। यहां ध्यान देने की बात यह है कि एंशिएंट इंडिया की विशेषताएं कुछ और हैं, मिडिवल इंडिया की विशेषताएं नेचुरली रूपांतरित हुई हैं, परिवर्तित हुई हैं, मॉडर्न इंडिया की अगेन फिर से परिवर्तित होती हैं, और कंटेम्पररी क्योंकि 1945 और 47 के बाद का काल है तो उसमें भी हमें अनेक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। अब बात आती है कि सैलेंट फीचर्स यानी कि इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं क्या। पूरे प्राचीन भारत का इतिहास की जब हम बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत हम बिगिनिंग यानी कि शुरुआत हम एंशिएंट इंडिया से के उस रूप से करेंगे जहां से हम पाषाण काल कहते हैं। हालांकि जैसा कि मैंने पहले बताया, इसको पूरा एक तरह से हम प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री के रूप में देखते जब हैं तो
मोटे तौर पर वैदिक काल से हम हिस्टोरिकल फेज का प्रारंभ मानते हैं। तो सबसे पहले जब हम साइलेंट फीचर्स की बात करते हैं तो पहली बात इसके काल विभाजन को लेकर आती है या चैप्टराइजेशन को लेकर आती है। चैप्टराइजेशन करने में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत भी दिया है। मार्क्सवादी क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से सोचते हैं, उत्पादन की पद्धति पर बल देते हैं, आर्थिक बिंदुओं पर बल देते हैं, तो उनका विभाजन करने का तरीका थोड़ा भिन्न है। जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण वाले लोग रहे उनका जो व्याख्या करने का दृष्टिकोण था वो राजवंशों के आधार पर रहा। और आज हम आम जन के इतिहास की बात करते हैं तो वहां पर इतिहास का जो काल विभाजन है थोड़ा भिन्न रूप में आया। इसीलिए यहाँ पर जब हम काल विभाजन की पहली बात करते हैं कि पहली विशेषता प्राचीन भारत की काल विभाजन तक की लेंगे हम, जिसमें हम लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी तक का इतिहास है इसके रूप ओवरऑल इसके फ्रेम की बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि पूरे प्राचीन भारत में जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, प्रारंभ से लेकर के से लगभग 8वीं शताब्दी तक, ये प्राचीन भारत का टाइम फ्रेम है। प्रारंभ से लेकर के 8वीं शताब्दी तक, क्योंकि 8वीं शताब्दी के बाद से लेकर और 12वीं शताब्दी तक पूर्व मध्यकाल आ जाता है, अर्थात ये लगभग 400 साल मध्यकाल की, आने वाला जो मध्यकाल है इस मध्यकाल की पूर्व पीठिका है। इसे प्रारंभ से लेकर के 8वीं शताब्दी तक का काल हम काल विभाजन के रूप में इसमें देखते हैं। दूसरी बात आती है कि ब्राह्मणवादी परंपरा या ब्राह्मणवादी व्यवस्था या चिंतन, इस चिंतन का प्रभाव पूरी प्रारंभिक भारत की या प्राचीन भारत की, या जिसको रोमिला थापर ने पूर्वकालिक भारत भी कहा है, उसमें राजनीति और प्रशासन दोनों क्षेत्रों में, राजनीति एवं प्रशासन दोनों क्षेत्रों में इस ब्राह्मणवादी परंपरा का हमें प्रभाव दिखाई देता है। चाहे हम ऐत्रेय ब्राह्मण से शुरू करें, चाहे शतपथ ब्राह्मण से, वहाँ पर राजा की जो व्यवस्था है और राजा के मंत्री परिषद की जो व्यवस्था है, उसके अलावा जो प्रशासनिक व्यवस्था दी गई है, वहाँ से लेकर के कौटिल्य के अर्थशास्त्र तक और उसके उपरांत बाद के काल तक, तो ये सारी व्यवस्था जो कि इस ब्राह्मणवादी परंपरा और चिंतन पर आधारित रही। थर्ड बात यह है इस पूरे प्राचीन भारत में कि निरंतर प्राचीन भारत में हम विदेशी आक्रमणों को देखते रहे हैं। विदेशी आक्रमण, तीसरे नंबर पर हमने विदेशी आक्रमण को लिखा है। यहाँ एक बात आती है कि जब हम आर्यों की बात करते हैं तो आर्यों के संबंध में दोनों तरह के मत हैं कि आर्य या तो बाहर से आए या भीतर से बाहर गए, दो तरह की विचारधाराएं हैं। यानी आर्यों का जो स्टेटस है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक स्तंभ है। तो आर्यों की बात आती है जिनके लिए परंपरागत इतिहासकारों ने कहा है कि ये लोग बाहर से आए, अर्थात आर्यों को भी एक तरह से उन्होंने आक्रांता माना। लेकिन दूसरी बात आती है कि जब हम ईरानी, सेकंड फेज में ईरानी और यूरोपियन यानी सिकंदर के आक्रमण की बात करते हैं सेकंड नंबर पर, जब थर्ड नंबर पर बात आती है तो सिकंदर के आक्रमण के बाद हम मौर्यों के आक्रमण, यहां यह उल्लेखनीय बात है कि विदेशी आक्रमण भारत पर तभी हुआ है जब ये जो भारत की उत्तर पश्चिम सीमा है, भारत की उत्तर पश्चिम सीमा है, इस उत्तर पश्चिम सीमा में किसी प्रकार की कोई कमजोरी रही या यहां पर राजवंश कमजोर रहे, उस वक्त विदेशी आक्रमण भारत पर हुए। जब हम ईरानी आक्रमण, सिकंदर के आक्रमण की बात करते हैं तो उस समय भारत में महाजनपदों का विकास हो रहा था और इंटीग्रेटेड भारत नहीं था। इस कारण से यहां बहुत सशक्त राज्य, कोई एक सशक्त राज्य नहीं था। जब हम बात देखते हैं कि मौर्यों के पतन के उपरांत या मौर्यों के पतन के दौरान यहां पे सीरीज ऑफ आक्रमण होते हैं, इंडो ग्रीक है, शक है, कुषाण है, बाद के काल में हूण है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पूरे प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमणों की भी अपने आप में एक श्रृंखला
दिखाई देती है, जो कि भारत के इतिहास को, भारत की संस्कृति को, भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन को निरंतर प्रभावित करते रहे हैं। इसके उपरांत चौथी बात आती है सामंतवाद। एक्चुअली जब हम इतिहास का काल विभाजन करते हैं तो वहां पर एक बात बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं कि इतिहास में जिनको हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, जिनको हम संस्थाएं कहते हैं, संस्थाएं सभी तरह की हो सकती हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, आर्थिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं की जब बात आती है तो हर काल में अलग अलग प्रकार की संस्थाएं बनी, हर काल में अलग अलग प्रकार की संस्थाएं बनी। तो प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में बात आती है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म, हालांकि जिसको हम सामंतवाद कहते हैं, सामंत शब्द का उल्लेख यद्यपि हमें अर्थशास्त्र में भी मिलता है, लेकिन सामंतवाद का उद्भव हमें मौर्योत्तर काल से होता हुआ दिखाई देता है, मौर्योत्तर काल से दिखाई देता है, और जो कि गुप्तोत्तर काल तक आते आते अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। गुप्तोत्तर काल तक आते आते अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। और एक बात यहां पर यह आती है कि जब इसके बाद का काल भी जो आता है 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच, तब तक भारत में साम्राज्य, जो सामंतवाद है, वो पूरी तरह से फैल चुका था। इस तरह से बात ये ले कि सामंतवाद इंडियन हिस्ट्री में, इस प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण फीचर है। इसी कारण से जब बड़े बड़े साम्राज्य समाप्त हो गए, खास करके मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया और उसके उपरांत एक बहुत बड़ा साम्राज्य गुप्त साम्राज्य आया, तो उसके साथ साथ, क्योंकि सामंतवाद की एक प्रमुख विशेषता होती है मल्टी स्टेट सिस्टम, यानी बहुराज्यीय प्रणाली, जिसके अंतर्गत छोटे छोटे राज्यों का निर्माण होता है, तो ये एक और महत्वपूर्ण फीचर सामने आया। उसके उपरांत पांचवा फीचर जो हमको प्राचीन भारत में दिखाई देता है कि धर्म एवं दर्शन का विकास या विस्तार। धर्म एवं दर्शन, जब हम पूरे भारत की बात करते हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, तो यहां पर हमें ब्राह्मण धर्म, बौद्ध, जैन, अन्य, चाहे हम ट्राइबल रिलीजन की बात करें चाहे अन्य की बात करें, यहां एक विशेष बात यह है, जब आज के हिसाब से, आज के भारत की हम बात करते हैं, तो भारत में मोटे तौर पर उद्भव के हिसाब से हम धर्मों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक वो धर्म है जिनका जो ओरिजिन है, जिनका जो ओरिजिनेशन है, वो ओरिजिनेशन जिनका भारतीय भूमि से हुआ है, अर्थात जैसे ब्राह्मण धर्म, जिसमें चाहे हम वैष्णव धर्म को लें, चाहे शैव धर्म को लें, चाहे शाक्त को लें, चाहे सूर्य पूजा को लें, इन सारे सेक्ट्स की, इन सारे धर्मों की, या सेक्ट्स बोला जाए, इन सेक्ट्स का जो उदय है वो भारत में हुआ। इसी प्रकार से हम ये भी देखते हैं कि बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म जो है उनका उद्भव भी भारत से हुआ। तो ये जो भारतीय भूमि है, इस भारतीय भूमि में इन दोनों दर्शनों का, इन दोनों तीनों चारों दर्शनों का और धर्मों का विकास होता हुआ दिखाई देता है। और ये सारा प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में आता है। और इस धर्म दर्शन की विशेषता ने हमको मध्यकाल ही नहीं, आधुनिक काल तक प्रभावित किया है। आज तक ये धर्म दर्शन हमें प्रभावित करता है। जब हम ब्राह्मण धर्म की बात करते हैं तो ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत बात आती है एकेश्वरवाद की, बात आती है भारतीय दर्शन के उन 6 स्कूलों की जिनकी चर्चा सेपरेट मॉड्यूल में की गई है। तो इस प्रकार से हम जब उपनिषदों को देखते हैं या अन्य ग्रंथों को देखते हैं तो हमें वहां पर ब्राह्मण धर्म के विस्तृत रूप में विवेचन देखते हैं हम लोग। अब इसी क्रम में बौद्ध धर्म भी आता है और इसी क्रम में जैन धर्म और दर्शन भी आता है। अर्थात धर्म और दर्शन का न केवल विकास बल्कि अपने जनित तक, अपनी पराकाष्ठा तक इसका विकास होना। क्योंकि एक मान्यता यह है कि उपनिषदों में जिस प्रकार से जो दर्शन प्रतिबिंबित होता है वो दर्शन अपने आप में एक पराकाष्ठा है और उस दर्शन का प्रभाव हमें निरंतर सदैव दुनिया के अन्य दर्शनों पर पड़ता दिखाई देता है। अब आते हैं अगले छठे बिंदु पर। छठी विशेषता की बात अगर हम बात करें तो सामाजिक चिंतन और सामाजिक दर्शन क्या था। जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं
तो प्राचीन भारत में एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है जब हम अपने इतिहास का प्रारंभ वैदिक काल से देखते हैं, क्योंकि लगभग उत्तर वैदिक काल से हम मानते हैं कि भारत में ऐतिहासिक युग प्रारंभ हुआ, क्योंकि वहीं से हमें ज़्यादातर लिखने पढ़ने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं जो हमें समझ में भी आते हैं और जो लिखे भी गए हैं। उससे पहले ये माना जाता है कि या तो नहीं लिखे गए, वो श्रुति परंपरा थी, या अगर वो परंपरा थी भी तो उसको हम बहुत आइडेंटिफाई अभी तक नहीं कर पाए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर सामाजिक पक्ष की बात आती है, और इस सामाजिक पक्ष में हम देखते हैं कि वर्ण, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस की फ्रेमिंग है, प्राचीन भारत के सोशल इंस्टीट्यूशन की फ्रेमिंग है, वो सोशल इंस्टीट्यूशन की फ्रेमिंग हमें यहाँ पे दिखाई देती है, जैसे वर्ण के रूप में, जाति के रूप में, विवाह के रूप में, आश्रम पुरुषार्थ के रूप में, वर्णाश्रम धर्म के रूप में। ऐसा माना जाता है कि ये जो हम इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, वर्ण है, जाति है, विवाह है और जो अन्याय हैं, ये सारे प्राचीन भारत के समाज के ढांचे को, इसकी विशेषता को इंगित करते हैं। वर्ण जो कि 4 बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हमको निरंतर विशेष रूप से उत्तर भारत में हमको वर्णों की व्यवस्था तब से लेकर आज तक दिखाई देती है, और प्राचीन काल में इनका अत्यंत महत्व था। 4 उत्तर भारत में इसलिए क्योंकि दक्षिण भारत में जो दूसरा वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, उसके बारे में ज्यादा उल्लेख प्राचीन काल में नहीं मिलता है, लेकिन उत्तर भारत में इन 4 वर्णों का उल्लेख है, जिसका मूल रूप से उल्लेख स्पष्ट रूप से ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त में पुरुष सूक्त में आता है। इसी प्रकार से जाति की बात करते हैं, जब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात आती है, सामाजिक स्तरीकरण की बात आती है, तो ये सामाजिक स्तरीकरण भी हमें पुरुष सूक्त में दिखाई देता है, और उत्तर वैदिक काल तक आते आते समाज का ढांचा जो है वो जातिगत रूप से विकसित होने लगा, और जो जातिगत आधार था यानी सामाजिक स्तरीकरण था, वो सामाजिक स्तरीकरण कर्मकांडीय पवित्रता और अपवित्रता पर निर्भर करता था। जो व्यक्ति, जो आदमी कर्मकांडीय रूप से ज्यादा पवित्र होता था या पवित्र कार्य करता था, उसको समाज में उच्च वर्ग या उच्च स्थिति प्रदान की जाती थी, और जो कर्मकांडीय रूप से अशुद्ध काम करता था उसे निम्न स्थिति प्रदान की जाती थी। तो ये वर्ण और जाति की बात रही। इसी प्रकार से संस्था की बात आती है विवाह की। प्राचीन काल में जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं प्राचीन भारत में, तो वहां पर विवाह सूक्त आया है, और इसके अलावा जो अन्य वैदिक और वैदिकोत्तर साहित्य है, वहां सब विवाह को एक इंस्टीट्यूशन के रूप में विकसित करने की बात आती है। तो ये सब प्राचीन भारत की विशेषता के अंतर्गत ही आता है। आश्रम के अंतर्गत पूरे जीवन को, हमारा जो पूरा जीवन है, इस जीवन को आदर्शपरक स्थिति में 100 साल का माना गया, और इसमें करीब करीब हमने 4 कुल जो है आश्रम या 4 चरण इसके बना दिए, यानी 25 साल तक, 25 से 50 तक, 50 से 75 तक, 75 से 100 तक, जिनको हम क्रमशः ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम कहते हैं। जब हम पुरुषार्थ की बात करते हैं तो इसको हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रूप में अंतर संबंधित करते हैं, और आश्रम और पुरुषार्थ को, इन सबको अंतर संबंधित किया जाता है। इसी प्रकार से बात आती है वर्णाश्रम धर्म की। तो ये सारी जो इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, इन सोशल इंस्टीट्यूशन को हम सम्मिलित करते हैं प्राचीन भारत के जो प्राचीन भारत की विशेषताओं के अंदर। 7वीं विशेषता आती है सांस्कृतिक विकास की। सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत हमको ये देखने को मिलता है कि सांस्कृतिक विकास लगभग कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला में चाहे ललित कला हो, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट हो, चाहे फाइन आर्ट्स हो, साहित्य चाहे वो लोक साहित्य हो, चाहे वो क्लासिकल लिटरेचर हो, इन सब में हमको सांस्कृतिक विकास का क्रम दिखाई देता है। इसी प्रकार से वास्तुकला, प्राचीन काल से हमारे यहाँ दुर्ग निर्माण कला की विशेषता मिलती है।
जब हम वैदिक ग्रंथों की बात करते हैं तो वहाँ पर पुर की जानकारी मिलती है। पुर छोटे छोटे किले होते थे, गढ़ियाँ होती थी, और ये भी बोला गया है कि इंद्र को पुरंदर कहा गया। इसी प्रकार से जब हम किलों की बात आगे देखते हैं तो जब भारत में सेकंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण की स्थिति आती है, तो द्वितीय नगरीकरण के दौरान भी हमें ऐसे किले दिखाई देते हैं, और बाद के काल में इन सभी किलों का असर आगे के इतिहास पर भी पड़ता हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार से महल बने, इसी प्रकार से चित्रकला का विकास हुआ, और इसी प्रकार से मूर्तिकला का विकास हुआ। तो चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला, ये सब हमें प्राचीन भारत की विशेषताओं के अंतर्गत दिखाई देता है। और इसमें पूरा एक जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है या ब्राह्मण धर्म है, उसके अलावा बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इन सब का रिफ्लेक्शन, इन सब का प्रभाव, इन सब का प्रतिबिंबन हमें कला में और साहित्य में दिखाई देता है। साहित्य भी इसी तरह से सभी प्रकार का हमें दिखाई देता है। हमें ब्राह्मण साहित्य यानी संस्कृत साहित्य भी दिखाई देता है, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और अन्य साहित्य, यहाँ तक कि लोक साहित्य में भी हमको व्यापक रूप से विवेचन मिलता है। इस प्रकार से हम पूरे इस प्राचीन भारत की जो सैलेंट फीचर्स हैं, जो विशेषताएं हैं, उनकी चर्चा करते हैं, और इन फीचर्स के अंतर्गत पूरे भारत के प्राचीन काल के इतिहास को हम समझने की कोशिश करते हैं। समय के साथ साथ बहुत परिवर्तन होते जा रहे हैं, और इतिहास को पढ़ने और समझने के दृष्टिकोणों में भी परिवर्तन आता जा रहा है। एक शब्द हम अगर इस पर ले लें कि प्राचीन भारत की जो हिस्ट्रियोग्राफी है, प्राचीन भारत का जो इतिहास लेखन है, वो इतिहास लेखन भी अपने आप में एक विशेष स्थिति को दिखाता है, जिसको हम कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी। प्राचीन भारत का इतिहास लेखन। जब अंग्रेज यहां पर आए या यूरोपियंस ने यहां लिखना शुरू किया, तो उन्होंने शुरुआत में यह बात लिखी कि प्राचीन भारत में इतिहास नहीं था, यानी भारतीयों के इतिहास में रुचि नहीं थी। लेकिन जब हम डीपली प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर शब्द पुराणों में आता है इतिहास पुराण, और पुराण में अनेक जगहों पर ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र है। इसी प्रकार से जब हम कल्हण की राजतरंगिणी तक आते हैं, तो कल्हण की राजतरंगिणी में उत्कृष्टतम इतिहास लिखा गया है, जो बातें ये सिद्ध करती हैं कि प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की जो समझ थी, वो समझ मौजूद थी। हालांकि अंग्रेजों ने यह भी बोला है कि जब इस्लाम यहाँ पर आया, टर्क्स यहाँ पर आए, तो इनके आने के उपरांत तारीख लेखन की जो परंपरा थी वो भारत में आई, और वहीं से इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ। लेकिन अब ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि भारत में प्राचीन काल से इतिहास रहा, इसीलिए हमें कल्हण जैसा उत्कृष्ट इतिहास लेखन और इतिहासकार मिलता है। इस प्रकार से प्राचीन भारत की हमें ये अनेक विशेषताएं मिलती हैं, जो कि संपूर्ण प्राचीन भारत को विवेचित करती हैं।